हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ रहे हैं हम एमकॉम के एंट्रेंस के बारे में और ये आपका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू के सीरीज में। बैच से जुड़ जाइए आप। बैच में हम सारी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, सबसे रेलेवेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल बैच में आइए, बैच में पढ़ा जाएगा। टुगेदर वी विल स्टडी एंड विद दैट बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज योर एजुकेटर साक्षी। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास के साथ। ज्यादा तो नहीं पर इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आई हूँ आज। ये कुछ बच्चे हैं, 1 2 3, ये 7 बच्चे हैं जो आपका वेलकम करने को खड़े हैं। ठीक है, और ठीक है, बच्चे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपको दिख रहा होगा, दे आर वेलकमिंग यू, सो नाइस ऑफ देम। हाँ भाई, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सबसे पहली चीज, वो स्ट्रक्चर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस संस्था का वो स्ट्रक्चर जो ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक और प्रबंधन में डिफरेंस क्रिएट करे, ऐसे को हम क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी या ऑल ऑफ द अबव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कायदे से तो जहां चाहे वहां पे हम सेपरेशन कर सकते हैं। हमें जहां सही लगे कि हमें यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट में अलगाव दिखाना है, हम कर सकते हैं, मगर मेनली यहाँ पे कंपनी फॉर्म जो होती है संस्था की, वो बड़ी फॉर्म होती है। तो क्योंकि वो बड़ी फॉर्म होती है, इस वजह से वहां पे मालिकाना हक और कंट्रोल के बीच डिफरेंस संभव हो पाता है आराम से। कंपनी में बहुत बड़ी संस्था है तो देयर आर फ्यू पीपल जिनको बिजनेस को मैनेज करने का टास्क देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो केवल ओनरशिप से संबंधित चीजों को देखते हैं, तो इस तरह से होता है। दूसरा है हमारा जो कर्ता होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का। अभी अभी मैंने आपको एक एमकॉम की लेक्चर पढ़ी है आप, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने आपको ये सिखाया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन ओनर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो कर्ता होता है, इसका लाइबिलिटी क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही ऑप्शन है कि जो कर्ता होता है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो असीमित होती है। मतलब कर्जों को चुकाने के लिए उसके पर्सनल एसेट भी अगर बेचने पड़ेंगे तो हम बेच देंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है? मतलब एक सहकारी समाज में किस प्रिंसिपल के आधार पे वो काम करता है? ए, 1 शेयर 1 वोट, 1 मैन 1 वोट, नो वोट या मल्टीपल वोट्स। सबसे पहली चीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस प्रिंसिपल पर काम करती है वो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल होता है या लोकतंत्र का प्रिंसिपल होता है। यानी कि एक शेयर पे एक वोट देना लोकतंत्र का प्रिंसिपल नहीं होता है, एक आदमी का एक वोट। यानी कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि एक व्यक्ति अगर ज्यादा शेयर होल्ड किए हुए है या कम शेयर होल्ड किए हुए, एक व्यक्ति एक वोट देगा, 1 मैन 1 वोट देगा। ठीक है, ये है यहाँ पे। उसके बाद तो ये क्या हो गया? ये डेमोग्राफिक और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कोई वोट? अरे ये नहीं, ये सब तो गलत है। ए गलत, सी गलत, डी गलत। आगे बढ़ो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय, यानी किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो किन के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन किसी भी कंपनी में अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑडिटर का बात नहीं किया हुआ है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बात किया हुआ है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो सिलेक्शन होती है हमारी, वो किसके द्वारा की जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो सिलेक्शन होती है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं हर एनुअल जनरल मीटिंग में कि कौन उनके डायरेक्टरेट को देखेगा, कौन उनके डायरेक्टरेट पे काम करेगा। प्रॉफिट्स डू नॉट हैव टू बी शेयर। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी। यानी कि लाभ साझा करने की आवश्यकता नहीं है।
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की बात हो रही है। ये बताएं, आपको दिया गया है स्टेटमेंट और बोला जा रहा है ये स्टेटमेंट्स क्या डिटरमाइन करता है, इस स्टेटमेंट से क्या साबित होता है। प्रॉफिट कहाँ नहीं बांटना पड़ता है, प्रॉफिट एक व्यक्ति के हाथ में अगर है तो उसको कभी बांटना पड़ेगा ही नहीं। पार्टनरशिप में भी एक से ज्यादा व्यक्ति बटेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी एक से ज्यादा व्यक्ति बटेगा, मगर मगर सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति है तो बांटना नहीं है, जो है सब उसका है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स। अच्छा, कभी आपने अगर स्टॉक मार्केट में स्टडी किया हो, स्टॉक मार्केट को जाना हो, तो क्या होता है, किसी भी संस्था का जो पूंजी होता है, जब किसी संस्था को करोड़ों की आवश्यकता होती है, उस पूंजी को अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, और जिस पार्ट में डिवाइड करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम शेयर कहते हैं। तो हर एक पार्ट क्या कहलाता है, हर एक पार्ट हमारा शेयर कहलाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, शेयर। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जॉइंट हिंदू फैमिली का जो हेड होता है, यानी जो चीजों को मैनेज करता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। इसका जिक्र मैंने किया है आपसे, कर्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंशियल प्रोविजन ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। ओके, तो अगर कोई संस्था है जो संस्थागत रूप में घर प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या रहेगी, वो सहकारी समाज कहलाती है। सहकारी समाज कहलाने का मतलब है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, सहकारी समाज के बारे में थोड़ा सा डिटेल ले लीजिए। सहकारी समाज वो समाज होता है जहाँ पे जब कुछ लोग जो इकोनॉमी में, जो अर्थव्यवस्था में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में सहकारी समाज जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, या कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी बनाई जाती है, गरीब तबका का होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, आवास की बात की गई है। यदि कोई सहकारी समाज कम दाम में लोगों को घर या फ्लैट दिलाने का काम करता है, अपने मेंबर्स को कम दाम पे फ्लैट दिलाने का काम करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या आवास सहकारी समाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, एक पार्टनर और उसका फर्म से जो एसोसिएशन है, वो यदि आम जनता को नहीं बताया जा रहा है या आम जनता को नहीं पता है, तो क्या कहा जाएगा उसको। यदि ऐसा कोई पार्टनर है जिसका एसोसिएशन समाज से क्या है, ये आम जनता को नहीं पता है, तो ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं, ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं सीक्रेट पार्टनर। यानी इस पार्टनर के साथ हमारे संबंध हैं, ये आम जनता को नहीं पता होता है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बिजनेस में जो माइनर होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, पार्टनरशिप फर्म में उसका क्या स्टेटस होता है। यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली का बच्चा जो 18 साल से कम है और पार्टनरशिप फर्म का बच्चा, पर पार्टनरशिप फर्म का बच्चा नहीं, पार्टनरशिप फर्म में यदि कोई 18 साल के कम के आयु में काम करना चाहे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को स्थापित करिए। तो देखिए भाई, जॉइंट हिंदू फैमिली में मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि जैसे ही कोई पैदा होता है वो जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बन जाता है। ठीक है, जब कोई पैदा होता है तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बन जाता है, मगर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, पार्टनरशिप में क्या कभी भी कोई 18 साल से कम उम्र का नहीं बन सकता है क्या, बन सकता है। पार्टनरशिप में 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति तब बनेगा पार्टनर यदि वो किसी का लीगल एयर है, यानी किसी का वारिस है। यदि वो किसी का वारिस है तो ऐसे में क्या होगा, यदि उस व्यक्ति का देहांत हो जाता है या किसी कारण वो व्यक्ति जेल में चला जाता है, कन्विक्ट हो जाता है,
तब ऐसे केसेस में हमारा जो 18 साल या उससे कम का माइनर है, बाकी पार्टनर्स अगर अग्री करते हैं तो उसको हम ले सकते हैं अपने फर्म में, बशर्ते उससे हम लॉसेस नहीं वसूल करेंगे। उसका जो शेयर रहेगा वो केवल प्रॉफिट्स का रहेगा, वो केवल प्रॉफिट्स का अंश पाने के लिए लाभकारी रहेगा। अगर दूसरा प्रश्न कह रहा है आपसे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पंजीकरण अपनी स्वेच्छा के आधार पर किया जा रहा है, तो आप हमको ये बताइए कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो किस तरह से इस लीगल फॉर्मेलिटी पे काम करते हैं और कैसे खुद को रजिस्टर कराते हैं। तो यहाँ पे बस इतनी बात कही गई है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो जिस लीगल फॉर्मेलिटी के थ्रू गुजरते हैं वो ऑप्शनल होता है। क्यों होता है? क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड फर्म अपना जो सूट है वो थर्ड पार्टी को फाइल नहीं कर सकते। यानी कि यदि कोई पार्टनरशिप फर्म खुद को पंजीकृत नहीं कराती है, खुद को रजिस्टर नहीं कराती है, तो वो मुकदमा फाइल नहीं कर सकते। ऐसे पार्टनरशिप फर्म के पास अगर लॉसेस हो जाएंगे तो वो कोर्ट का मदद नहीं ले सकते। ना तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई केस फाइल कर सकता है। यानी अगर ऐसी पार्टनरशिप फर्म ने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है वो व्यक्ति भी ऐसे पार्टनरशिप फर्म्स को लॉ सूट नहीं ले सकता। तो जाहिर है जब इतनी ज्यादा समस्याएं हमें दिख रही है तो कोई भी व्यक्ति ऐसे फर्म में नहीं आना चाहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज कही गई है आपसे कि प्राइवेट कंपनी के क्या क्या प्रिविलेजेस है, मतलब विशेष अधिकार क्या है, ये बता दो क्या विशेष अधिकार। सबसे पहली चीज, एक प्राइवेट कंपनी जो होती है, अच्छा इस सवाल के जरिए हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दोनों को ही देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज, एक प्राइवेट कंपनी जो होती है वो 2 मेंबर्स से स्थापित की जा सकती है, 2 मेंबर्स से शुरू की जा सकती है। जबकि पब्लिक यानी कि प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं होते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में एक फीचर क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स बोलने का क्या मतलब है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको प्राइवेटली प्लेस किया जाता है, जिसको देना है हम उसी को देते हैं। पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं हो। पब्लिक कंपनी में आप अपने शेयर्स की लिस्टिंग करते हो और फिर वहां से जिसको खरीदना होता है वो खरीदते हैं। ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पाते ही, मतलब पंजीकरण का साक्ष्य पाते ही अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। मगर पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं करेगी। पब्लिक कंपनी को तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी पाना होता है, तभी वो अपना काम शुरू कर सकती है। ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी को मेंबर्स की इंडेक्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं होता है, मगर एक पब्लिक कंपनी को ये जरूरत होती है। तो ये 4 चीजें थी। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरह से लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के उदाहरण को प्रस्तुत करती है, बताइए। सहकारी समाज में किस तरह से धर्मनिरपेक्षता हम देखते हैं और सेक्युलरिज्म या फिर लोकतंत्र कैसे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो पॉइंट नंबर ए लिखा गया है कि जो सदस्यों के मतदान का अधिकार है, मतलब वो केवल एक मतदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्यादा शेयर है तो वो ज्यादा मतदान कर रहा है, किसी के पास कम शेयर है वो कम मतदान कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतदान का अधिकार जो है हर किसी के पास एक जैसा है, इक्वल है। ठीक है। अगला है, ऑल द डिसीजन इज टेकन बेस्ड ऑन मेजोरिटी सिमिलर टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि सभी निर्णय लोकतांत्रिक सरकार के समान बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। जिसके पास ज्यादा शेयर है वो जिस निर्णय, जिस ऑप्शन पे, जिस विकल्प पे ज्यादा लोग राजी होते हैं उसी विकल्प को हम काम करते हैं, उसी विकल्प के आधार पे काम करते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों मौजूद है। अगर ऑप्शन ए को ज्यादा वोट मिला तो वो चलेगा। तो ये मेजॉरिटी को दिखाता है।
और दूसरी चीज, सदस्यता जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो प्रतिबंधित नहीं है। प्रतिबंधित नहीं बोलने का क्या मतलब है, आप मिनिमम फीस जो है उसको देकर आप ऐसी सहकारी समाज के मेंबर बन सकते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता आपका रिलीजन क्या है, आपका कास्ट, ये सबसे फर्क नहीं पड़ता। आप मिनिमम फीस अगर दे रहे हैं तो आप फिर काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, पार्टनर बाय एस्टोपल शब्द या विबंधन द्वारा साझेदार होने का क्या अर्थ है। तो पार्टनर बाय एस्टोपल या विबंधन द्वारा साझेदार होने का ये अर्थ होता है, यदि कोई व्यक्ति पार्टनर है नहीं मगर वो ऐसा प्रकट करे खुद को कि वो पार्टनर है, तो वो विबंधन से माना जाता है। यानी कि मान लीजिए, मान के चलिए अगर हम बात कर रहे हैं तो मान लीजिए मेरे मदर की शॉप है और वो पार्टनरशिप में 4 लोग हैं। मेरी मम्मी और उनके पार्टनर्स वहां मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने बोला बेटा दुकान देख लो एक दिन के लिए। मैं दुकान पे चली गई और मैंने लोगों को, ग्राहकों को सामान बेचे, इस तरह से बेचा कि उनको ये लगने लगा कि ये बच्ची भी उसमें पार्टनर है, ये भी उस फर्म में कुछ है। अब अगर ऐसे ग्राहकों को मैंने डील किया है, तो यदि उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो मैं लाइबल होंगी। मैं ये कह के नहीं बच सकती कि अरे मैं तो आपके पार्टनरशिप में पार्टनर हुई ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास करके ये करता है तो फिर वो पार्टनर बाय एस्टोपल कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इन शब्दों को बताइए शॉर्ट में। परपेचुअल सक्सेशन या शाश्वत उत्तराधिकार, ये कंपनी फॉर्म का एक फीचर होता है जिसका ये अर्थ होता है, कंपनी को किसी मेंबर के आने से या कंपनी को किसी मेंबर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी निरंतर चलती रहेगी, चाहे कोई मेंबर आए चाहे कोई मेंबर जाए, उससे कंपनी को किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है कॉमन सील, सामान्य मुहर। कॉमन सील या सामान्य मुहर का क्या अर्थ है, जिस तरह कंपनी को हमने आर्टिफिशियल पर्सन बता दिया कि मतलब वो एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक व्यक्ति की तरह उसकी भी चीजें हैं। व्यक्ति का सिग्नेचर उसके दस्तावेजों पर बड़ा अहम होता है, उसके सिग्नेचर के थ्रू हम ये जानते हैं कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है। ठीक है, तो कंपनी का भी जो सिग्नेचर होता है वो क्या होता है, वो कंपनी का कॉमन सील होता है। यानी सिग्नेचर के आधार पे डिसाइड होता है कि कंपनी क्या काम करेगी क्या काम नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद कर्ता। कर्ता कौन होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के व्यापार में कर्ता वो व्यक्ति होता है जिसके आधार पे सारे निर्णय लिए जाते हैं। कर्ता का ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, मतलब कर्ता की जो लाइबिलिटी है बाकी लोगों की लिमिटेड रहेगी, कर्ता की अनलिमिटेड है। यानी उसके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह है उसको बेचा भी जा सकता है, ही इज द हेड। और अंतिम पॉइंट, आज के क्लास का अंतिम टॉपिक, आर्टिफिशियल पर्सन बोलने का क्या अर्थ होता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार किसी भी कंपनी को हमने आर्टिफिशियल व्यक्ति होने का दर्जा दिया है। आर्टिफिशियल व्यक्ति, जैसे मैंने एक शब्द का प्रयोग अभी कुछ दिन किया था, कृत्रिम व्यक्ति, मतलब ये सांस नहीं लेते, ये बोलते नहीं, मगर एक व्यवसायिक, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इनके वही अधिकार और वही दायित्व हैं उस कंपनी के जो कि एक नॉर्मल पर्सन के रहेंगे। यानी कंपनी अपने नाम पे पैसे ले सकती है, कंपनी अपनी नाम पे पैसे दे सकती है, प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, प्रॉपर्टीज बेच सकती है, और कंपनी का एक लीगल सील तो रहेगा। यानी कंपनी हर वो एक चीज कर सकती है जो कॉर्पोरेट संस्थानों के अनुसार एक नॉर्मल व्यक्ति करेगा। इसी के साथ हमारा ये जो पूरा टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ और हमने ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयर किया एमकॉम के लिए। आगे आऊंगी, मैं मिलूंगी आपसे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयर्स के लिए। तब तक जो लेक्चर्स में डाल रही हूँ आप उस लेक्चर्स को पढ़ते रहें, क्वेश्चन आंसर ये सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहें। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम बात करेंगे और एमकॉम में डिटेल के बारे में। आज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आयर आप तक पहुंच जाएगा। दिस इज योर एजुकेटर साक्षी, मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर।